राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कपिल राणा कैरियर मेकर में। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है आपका एक केस जो कि संबंधित है किसे पंजाब राज्य से। और इस केस का नाम है, क्या आप सभी जानते हैं इस केस का नाम? जैसे कि हमारे थंबनेल में भी देखा होगा आपने, यह है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वार 1967 का। इससे पहले की क्लास में हम दो केसों की स्टडी कर चुके हैं। एक था आपका शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह वाद। और इस केस के तहत हमने आपको बताया था कि सरकार ने 1951 में जो संशोधन किया था, पहला संविधान संशोधन, वो उसको वैध माना था इन दोनों केसों में। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को अधिकार है मौलिक अधिकार में परिवर्तन व सीमित करने का, बशर्ते उन्हें प्रक्रिया अपनानी होगी आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की। तो चलिए फिर इससे आगे के केस की स्टडी आज करते हैं हम, यानी कि आज चर्चा करते हैं आपके तीसरे महत्वपूर्ण केस पर, जो कि आपका होता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य वाद। और ये था केस आपका 1967 का। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी तैयार कर लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी इस केस की? तो इस केस की पृष्ठभूमि बनती है एक 17वां संविधान संशोधन जो कि 1964 में किया गया था। और उसके तहत जो आपकी पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार एक कानून पास करती है जिसे पंजाब सुरक्षा एवं भूमि कार्यालय अधिनियम कहते हैं। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत भूमि कार्यालय अधिनियम के तहत क्या होता है, प्रावधान किया जाता है कि जिस भी किसान के पास 60 एकड़ से ज्यादा भूमि है तो उससे अतिरिक्त भूमि को लेकर भूमि विहीन किसानों को आवंटित की जाएगी। तो इस क्रम में अगर हम बात करें, इनका जो गोलकनाथ है, इनका पूरा नाम हो जाएगा विलियम गोलकनाथ। इनके पास 500 एकड़ जमीन थी। तो इनके पास सरकार का नोटिस आता है कि इससे ज्यादा की जमीन आपको छोड़नी होगी, 60 एकड़ से ज्यादा की। तो ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती देते हैं इस कानून को आर्टिकल 19F के तहत, 1F के तहत, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भूमि प्राप्त करने का अधिकार। और उसके ये वहां पर दलील रखते हैं कि सरकार या संसद हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। दूसरा इसमें जो आधार बनाया गया, इसमें आधार बनाया गया आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 समता के अधिकार को बनाए रखता है। यानी कि ये इनका कहना था कि हमारे स्तर को नीचे गिराने का प्रयास या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन यहाँ पर हो रहा है। और तीसरा आधार इसमें बनाया जाता है आपका 31। तो इन तीन आधारों पर इस कानून की वैधता को चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ के द्वारा। तो चलिए जानते हैं फिर क्या मामला बनता है सारा का सारा। तो इसमें गोलकनाथ केस में क्या होता है, इसमें 11 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। जजों की संवैधानिक पीठ इसमें बनाई जाती है। और जो फैसला इसमें आता है वो फैसला 6:5 के अनुपात में आता है, यानी कि 6 बहुमत में थे। इस अनुपात में ये फैसला दिया जाता है। अगर हम इस केस की पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है आपकी विलियम गोलकनाथ के पास 500 एकड़ जमीन थी। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है आपका एक कानून के द्वारा जो पास करती है आपकी पंजाब राज्य सरकार। इस प्रकार लिखिए, पंजाब राज्य सरकार का कानून, पंजाब राज्य सरकार एक द्वारा कानून लाया जाता है। और यह कानून था आपका पंजाब सुरक्षा एवं भूमि कार्यालय अधिनियम। और इस कानून में क्या प्रावधान किया जाता है, इसमें प्रावधान किया जाता है आपका
60 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से अतिरिक्त कृषि भूमि लेकर भूमि विहीन किसानों में आवंटित की जाएगी। तो होता क्या है, इसको चैलेंज किया जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट में और इसको चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और चुनौती का आधार क्या बनाया जाता है? चुनौती का आधार यहां पर बनाया जाता है आर्टिकल 19 क्लोज 1 का F पॉइंट, जिसमें दिया गया है, एक मिनट, सॉरी थोड़ा गला खराब चल रहा है, उस वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। तो अगर बात करें इसमें आधार की, तो इसमें आधार बनाया जाता है आर्टिकल 19F। 19F में क्या होता है? भूमि के अर्जन का अधिकार होता है, यानी कि भूमि प्राप्त करने का अधिकार। भूमि को प्राप्त करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दूसरा, आर्टिकल 19 में ही एक स्वतंत्रता या एक मौलिक अधिकार दिया गया है, आपको मनपसंद पेशे को आगे बढ़ाने का अधिकार, यानी कि मनपसंद पेशे को आगे बढ़ाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। और तीसरा, इसमें आर्टिकल 14 को भी शामिल किया गया। आर्टिकल 14 का भी ये उल्लंघन माना, यानी कि समता के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है। समता के अधिकार का उल्लंघन भी माना, मतलब किया है, अभी तो माना नहीं है। तो चुनौती दी जाती है इसको सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आधार बनाया जाता है आर्टिकल 19 व आर्टिकल 14। इन दोनों के तहत क्या था? आर्टिकल 19 का क्लोज का 1, आर्टिकल 19 क्लोज 1 का पॉइंट F कहता है आपको भूमि अर्जन करने का अधिकार है। तो इसमें उस समय था, फिलहाल ये निरसित है, शून्य घोषित किया गया है, या यहाँ से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है, वो आगे का विषय है। लेकिन फिलहाल उस समय ये उपस्थित था। अगर बात करें दूसरा, इसमें मनपसंद पेशे का, जो आज भी हमारा मौलिक अधिकार है, हमें अपनी मनपसंद का उद्योग या व्यापार करने का अधिकार है, या मतलब जो भी हम अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार हमें है। तो हम इन्होंने जो व्यवसाय चुना है उसमें तरक्की करने से सरकार इनको वंचित कर रही है। तीसरा, इसमें जो आधार बनाया गया आर्टिकल 14 को बनाया गया, क्योंकि समता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन इन्होंने दावा किया कि हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब समीक्षा करनी थी इन तीनों आधारों पर कि क्या ये कानून वैध है या नहीं वैध है। तो इसी को लेकर गोलकनाथ में क्या होता है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद में 11 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। क्योंकि इससे पहले जो संविधान संशोधन पर आपकी 3 जजों की पीठ भी बन चुकी है, 5 जजों की पीठ भी बन चुकी है। अब इससे आगे की पीठ जो बनेगी वो 11 जजों की, और इसके अगले बाद में जो संविधान संशोधन पर आएगी वहां पर संविधान की अब तक की सबसे बड़ी जजों की पीठ बैठेगी, जो कि 13 जज इसमें शामिल होंगे। तो चलिए है, अब जानते हैं इसमें फैसला क्या आया। तो इसमें बड़ा ही विचित्र फैसला यहाँ पर आता है। इस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर देता है कि आपको सीधा हर्ट न करके वो घुमा के हर्ट करता है, लेकिन जो उसकी मंशा है वो करेगा कार्य वही, लेकिन उसमें सरकार भी खुश करेगा और अपना लक्ष्य भी प्राप्त करेगा।
तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला बताता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह कानून भूमि, यह कानून भूमि को प्राप्त करने एवं मन पसंद पेशे को आगे बढ़ाने के अधिकारों का उल्लंघन करता है, बढ़ाने के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। चूंकि यह कानून, आगे भी लिखे जाएंगे, चूंकि यह कानून संविधान आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन पर बनाया गया है, इसलिए इसकी वैधता को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी वैधता को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहता है कि 368 के तहत ये कानून बनाया गया है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन 17वां किया गया, उस संविधान 17वें संविधान संशोधन के आधार पर ये कानून पास किया गया, तो इसका आधार आपका संविधान संशोधन माना, लेकिन संविधान संशोधन को अवैध घोषित नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लगा दिया परंतु, ये परंतु इंपोर्टेंट है, इससे आगे की लाइन बड़ी इंपोर्टेंट हो जाती है, परंतु भाग 3 में, परंतु संसद को भाग 3 में प्राप्त मौलिक, ऊपर लिख देते हैं आगे लिखने के लिए, तो ये परंतु अब इधर ऊपर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर परंतु लगाकर सरकार ने क्या किया, परंतु संसद भाग 3 में प्राप्त मौलिक अधिकारों को अमौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं है, संशोधन की शक्ति नहीं है जब तक मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब तक मौलिक अधिकारों का हनन होगा, इस प्रकार लिखिए। तो इसमें क्या निर्णय दिया जाता है, इसमें निर्णय दिया जाता है कि भाग 3 में ठीक है आपने संविधान संशोधन करके कानून बना दिया, इसकी वैधता को समाप्त नहीं किया गया, लेकिन सरकार ने निर्देश भी जारी किया या सरकार को कहा कि आप भाग 3 में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें उस सीमा तक संशोधन नहीं कर सकते जब तक वे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करते। जहां पर भी वे मौलिक अधिकारों को सीमित करेंगे या उनका हनन करेंगे तो उस सीमा तक आपका कानून वैध नहीं होगा, अवैध नहीं होगा। तो ये परंतु के बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिखा उसके आधार पर ये कानून खुद ब खुद निश्चित हो गया। अब क्या हुआ, इस आधार पर आप निष्कर्ष, अगर हम इस लाइन का यहाँ पर इसके निकालते हैं निष्कर्ष तो यहाँ से निकलता है भाग 3 में संसद संशोधन की शक्ति नहीं, भाग 3 में संसद को संशोधन की शक्ति नहीं है। तो
इससे क्या निकल कर आता है निष्कर्ष? ये निकलता है कि इससे निष्कर्ष जो निकलता है आपका, निकलता है कि भाग 3 में सरकार संशोधन नहीं कर सकती या उसे संशोधन की शक्ति नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इसके पूर्ववर्ती 2 केसों की, तो पूर्ववर्ती 2 केसों में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि भाग 3 में संशोधन के द्वारा 368 की प्रक्रिया को अपनाकर इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इस केस में उस फैसले को उलट दिया गया। उलटने के बाद अब संसद के पास संशोधन की शक्ति नहीं थी, तो अब सरकार यह शक्ति प्राप्त करने के लिए कदम उठाती है। लेकिन सरकार के पास शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही कदम होता है, वह होता है आपका संविधान संशोधन। तो सरकार यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन, 2 संशोधन पास करती है। वे भी देख लेते हैं। चलिए, तो सरकार क्या करती है यहाँ पर? सरकार इसमें संशोधन की शक्ति प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, संशोधन की शक्ति प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ये कदम क्या थे? ये केवल एक ही कदम आता है। एक तो 24वां संविधान संशोधन, जो कि पास किया गया था कब? 1971 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें अगर हम प्रावधान की बात करें तो इसमें कहा गया कि संसद की, ये हो जाएगा संसद आर्टिकल 368 के तहत भाग 3 में संशोधन की शक्ति असीमित है। और वहीं जो आपका 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया, ये भी साथ ही पास किया था 1971 में। इसे कहा गया आर्टिकल 368 के तहत किया गया संशोधन, किए गए संशोधन को आर्टिकल 14, 19 व 31 के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो इसमें सरकार यह शक्ति प्राप्त करने के लिए, संशोधन की शक्ति प्राप्त करने के लिए कदम उठाती है संशोधन का। क्योंकि सरकार के पास कोई भी शक्ति अगर है प्राप्त करने का स्रोत, तो वह है संविधान संशोधन, जो कि आपका आर्टिकल 368 के तहत संसद को प्राप्त होता है। और सरकार इसमें पहला प्रावधान तो ये करती है, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर फैसला दे देता है कि संशोधन की शक्ति नहीं है भाग 3 में, तो इस शक्ति को अर्जित करने के लिए वो संविधान संशोधन का रास्ता अपनाती है और किया जाता है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 करके क्या किया जाता है? सरकार आर्टिकल कहती है, इसमें प्रावधान करती है कि 368 के तहत हम संसद भाग 3 में संशोधन की असीमित शक्ति है, यानी कि उसकी शक्ति असीमित है, यहाँ पर संशोधन किया ही जा सकता है, पूर्ण रूप से पूरी शक्ति ले लेती है। अगला, और उसी समय पास किया जाता है आपका 25वां संविधान संशोधन 1971, और इसमें प्रावधान किया जाता है कि 368 के तहत होने वाले संविधान संशोधन को कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते या न्यायालय के पास पुनर्विलोकन के लिए नहीं जा सकते, जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर देती है। तो सरकार ये दोनों संविधान संशोधन करके अपने पास फिर से शक्ति ले आती है संविधान संशोधन करने की। तो ये इस केस की पूरी कहानी है। आई होप आप सब समझ गए होंगे इस केस के बारे में। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ से एक, चलो 5 मिनट की एक चर्चा और कर लेते हैं इस विषय पर। अब आपके दिमाग में यहाँ से एक चीज आ रही होगी, क्या सरकार संविधान संशोधन की शक्ति, मतलब भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों की शक्ति का हनन करना चाहती थी? क्या सरकार उस समय हमारे मौलिक अधिकारों को निर्बंधित करना चाहती थी या सीमित करना चाहती थी? जैसा कि आज हमारे मौलिक अधिकार, हमें अनेक प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, जैसे स्वतंत्रता का, इंटरनेट का, जीवन जीने का, गरिमा में जीवन जीने का, तो अनेक प्रकार के हमें मिल चुके हैं। लेकिन क्या उस समय की सरकारें इसको सीमित करना चाहती थी?
तो उस अगर हम इसकी व्याख्यान करें या इसकी व्याख्यान करें तो उस समय के लिए सरकार के सामने सबसे बड़ी परिस्थिति यही थी, उसको भूमि का अर्जन करना था। यानी कि जैसे देश आजाद हुआ था, देश आजादी के बाद देश को विकास के पथ पर ले जाना था, उसके लिए संसाधन की आवश्यकता होती है और संसाधन की आवश्यकता का सृजन करने के लिए संविधान में संशोधन बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था। क्योंकि अगर हम संसाधन की बात करें तो भूमि सरकार के पास नहीं आ रही थी विकास कार्यों के लिए और उसका एकमात्र रास्ता संविधान संशोधन था। तो सरकार की मंशा गलत नहीं थी, सरकार संविधान संशोधन करके केवल विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाह रही थी। और अगर हम बात करें अब सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से या हमारे न्यायालय की दृष्टि से, तो क्या न्यायालय विकास के कार्यों को रोकना चाहता था या भूमि के अर्जन को रोकना चाहता था? तो इसमें भी आप बड़ी सावधानी से आंसर अपना लिख सकते हैं। इसमें कहा जा सकता है कि कोर्ट जो है अगर संसद शक्ति का सर्जन करना चाह रही थी तो कोर्ट अपनी शक्ति का उपयोग करके संविधान का रक्षण कर रही थी। यानी कि सरकार विकास कार्यों के लिए देश को प्रगतिशील करने के लिए संशोधन करना चाहती थी, तो वहीं सरकार इन होने वाले संविधानों से, इन होने वाले संशोधनों से हमारे संविधान का रक्षा कर रही थी, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य भी है। अर्थात अगर हम यहाँ पर बात की जाए तो दोनों अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सुदृढ़ थे, सही थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ और ये अब यहाँ से एक नई मतलब पहल का यहाँ पर आरंभ होगा, सरकार शक्ति को अपनी तरफ खींचेगी संशोधन की, जबकि न्यायालय संविधान की रक्षा के लिए तरह तरह के नियम यहाँ पर बनाएगा। एक अलग अलग के संशोधन या अलग अलग के सिद्धांत प्रतिपादित किए जाएंगे, तो आगे की लड़ाई आपकी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो आगे जाने के फिर अगला केस होगा जो उनका केशवानंद भारतीवाद उसमें। लेकिन ये याद रखना, गोलकनाथ वसी पंजाब राज्यवाद 1967 में पूर्ववर्ती दोनों निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। जो संशोधन की शक्ति सरकार के पास थी वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उसको छीन लिया गया संसद से। लेकिन शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के ही संसद 24वां और 25वां संविधान संशोधन लेकर आती है। चलिए ठीक है, फिर आज का ये केस कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, फिर 3 केसों की स्टडी हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब इससे आगे आने वाला जो सा केस है केशवानंद भारतीवाद, अगर बात करें संविधान की दृष्टि से सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ उसी पर बनी है और संविधान के मसले पर सबसे लंबी बहस जो चली है सुप्रीम कोर्ट में वो केशवानंद भारतीवाद पर ही चली है। और केशवानंद भारतीवाद एक मतलब जिसे हम आधार मान सकते हैं संविधान संशोधन का, उस केस पर हम विस्तार से जानेंगे कल की क्लास में। लेकिन संविधान संशोधन का अगर कहीं से आपको मतलब कोई निर्णय देना है होता है सुप्रीम कोर्ट को, तो इस केस को ही आधार बनाकर निर्णय दिया जाता है अब तक का। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।